हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हम सभी पुनः उपस्थित हैं अपने भौतिक भूगोल के सीरीज के साथ। मैं सर्वेश कुमार तिवारी। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों पे चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, हमारी ये पृथ्वी बनी कैसे, और इसके इस निर्माण और बनने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया है, विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया। और उन्हीं विद्वानों के मत में विचारधाराओं में दो प्रकार के विचारधारा उत्पन्न होके आए थे, खास करके जिसको हम लोग पहले में पढ़ चुके हैं। एक था अद्वैतवादी संकल्पना, यानी इस विचारधारा के जो मानने वाले विद्वान थे, उनका मानना था कि पृथ्वी का निर्माण एक तारे से हुआ है, ठीक, चाहे वो सूर्य रहा हो या अन्य कोई तारा। इसके बाद कालांतर में एक और विचारधाराओं का सूत्रपात हुआ पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में, जिसे हम द्वैतवादी संकल्पना के नाम से जानते हैं। क्या नाम बच्चों उसका? द्वैतवादी संकल्पना, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत में तीसरा जो विचारधारा है, जिसे हम लोग पृथ्वी के उत्पत्ति के नवीन सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में तीन प्रकार के विचारधाराएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसका हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। पहली विचारधारा जो अद्वैतवादी है, इस पे हम लोगों ने YouTube पे हमने इस पे वीडियो डाला भी है और विशद इस पे चर्चा किया है। आज इसी के अंतर्गत हम पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत द्वैतवादी संकल्पना पर चर्चा करेंगे, ठीक। और इसमें इस विचारधारा के जो मानने वाले विद्वान हैं, उन्होंने कैसे पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में अपने अपने विचार को देने का प्रयास किया है, इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। जैसा हम लोग जानते भी हैं कि इस संकल्पना को हम द्वैतारक संकल्पना के भी नाम से जानते हैं, द्वैतवादी या द्वैतारक। यानी इस विचारधारा के मानने वाले विद्वानों का मत है कि पृथ्वी का निर्माण एक नहीं बल्कि दो तारों से मिलकर हुआ है। वही दो तारे आपस में टकराए या एक दूसरे के आकर्षण शक्तियों के कारण ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ है, और उसी से हमारी पृथ्वी एक है, ठीक ना। तो ये द्वैतवादी संकल्पना है जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, द्वैतवादी क्या है, पुनः एक बार आप लोग जान लें। द्वैतवादी संकल्पना से हमारा तात्पर्य या इस विचारधारा के जो लोग हैं, उनका मानना है कि पृथ्वी का निर्माण एक नहीं बल्कि दो तारों से हुआ है। जबकि इससे पहले अद्वैतवादी में क्या कहा गया था कि पृथ्वी और अन्य सभी ग्रहों का निर्माण केवल और केवल एक तारा से हुआ है। लेकिन द्वैतवादी मानता है, या ये विचारधारा के लोग मानते हैं कि पृथ्वी के निर्माण में दो तारों का योगदान रहा है, ठीक ना। अब इस पे क्रमशः जो इस विचारधारा के जो समर्थक विद्वान हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि पहले YouTube में पढ़ा हुआ है हमारे वीडियोज में। तो इस विचारधारा में जो प्रमुख विद्वान आते हैं, वो आते हैं जेम्स एवं जेफरीज, जिनकी संकल्पना पे आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। जेम्स एवं जेफरीज की संकल्पना, ठीक है, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जबकि इसके अलावा रसेल हैं, ऑटो स्मिथ हैं, या
इनके अलावा जो अन्य विभिन्न विद्वान हैं उनके विचारधाराओं पे भी हम लोग अलग वीडियोज में चर्चा करेंगे। आज हम लोग जेम्स एवं जेफरीज के ज्वारी संकल्पना पे चर्चा करेंगे। जेम्स एवं जेफरीज का ज्वारी संकल्पना, ठीक ना। इन्होंने, ये दो विद्वान हैं, एक जेम्स हैं, दूसरे जेफरीज हैं। ये दोनों दो विद्वान हैं, लेकिन इन दोनों की जो संकल्पनाएं थी, विचारधाराएं थी, लगभग समानता देखने को मिलता है, ठीक ना। जेम्स महोदय ने 1919 में और जेफरीज महोदय ने 1928 ईस्वी में अपने इस ज्वारी संकल्पना का निर्माण किया था या प्रतिपादन किया था, ठीक। और इन्होंने ये बताया कि प्रारंभिक समय में ब्रह्मांड में ऑलरेडी सूर्य विद्यमान था, ब्रह्मांड में सूर्य विद्यमान था, और इस सूर्य के अलावा उस ब्रह्मांड में एक और विशालकाय तारा था। सूर्य के अलावा भी एक और विशालकाय तारा था जिसकी आकृति सूर्य के आकृति से बहुत बड़ा था, ठीक। और वह भी गति करते हुए वह क्रमशः आगे की ओर बढ़ रहा था। ऑर्बिट पे वह गति करते करते आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे यह विशालकाय तारा, इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, विशालकाय तारा, जैसे जैसे यह घूमते घूमते सूर्य के सन्निकट आने लगा, नजदीक आने लगा, वैसे वैसे चूंकि विशाल था तो इसके आकर्षण का प्रभाव सूर्य के ऊपर पड़ने लगा, ठीक ना। और इसके प्रभाव से सूर्य के मध्यवर्ती भाग में उभार आने लगा, ज्वार की उत्पत्ति हो गई ऐसे, ठीक। और यह जब बिल्कुल सूर्य के नजदीक हो गया विशालकाय तारा, तो जो ज्वार सूर्य से बाहर की ओर निकला था, यह एकदम टूट करके सिगार के रूप में ऐसे बाहर की ओर सूर्य से अलग होकर के सूर्य का चक्कर लगाने लगा। कालांतर में यह पुनः कई भागों में विखंडित होता है, और यही जो श्रृंगार बाहर निकला हुआ है वह कई पुनः भागों में विखंडित होता है, टूटता है, और उसी के विखंडित होने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ है, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है, ठीक है। तो एक चीज तो आप जाने, इसमें तो इस डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम से आप इस पूरे के पूरे इस संकल्पना को समझ सकते हैं कि तारा है, विशालकाय है, सूर्य से बड़ा है, इसका प्रभाव इसमें पड़ा, और इसमें से कुछ भाग बाहर की ओर निकला जो बिल्कुल अलग होकर के सूर्य का चक्कर लगाने लगा, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया। अब इनके इस विचारधारा का जो ज्वारी संकल्पना है जेम्स एवं जेफरीज का, इनके इस विचारधारा का यदि हम लोग मूल्यांकन करें तो देखेंगे कि वर्तमान समय में ग्रहों का जो क्रम है सौरमंडल में, वह लगभग आज के संकल्पना पर या इनके दिया गया जो विचारधारा है लगभग उससे सटीक पाया जाएगा। हम लोग ग्रहों में पढ़ते हैं कि सूर्य के जो नजदीक ग्रह है, श्रृंगार ऐसे निकला था, ऐसे बिल्कुल अंडाकार स्थिति में ऐसे निकला हुआ था, यानी बीच का भाग उथला हुआ था, जबकि दोनों किनारों के भाग सिकुड़े हुए थे या दबे हुए अवस्था में थे, ठीक ना, ऐसे नीचे दबे हुए अवस्था में थे, जबकि बीच का भाग थोड़ा उभरा हुआ था। यही कारण है कि यदि आप आज ग्रहों का क्रम देखेंगे तो सूर्य के जो सन्निकट ग्रह हैं, बुध, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, ये सारे जो ग्रह हैं क्रमशः सूर्य से जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके आकार बड़े होते जाते हैं। इसके बाद चूंकि मध्य भाग क्या है, उथला हुआ है, ऐसे उथला हुआ है, यानी बीच का जो ग्रह होगा वह सबसे बड़ा होगा, और पुनः इसके बाद के जो ग्रहों का क्रम होगा वह इससे क्रमशः छोटा हो जाएगा, ठीक है। यही ग्रहों का क्रम है। ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। कुल 8 प्लैनेट हैं। हालांकि 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संगठन ने 2006 में प्लूटो यानी यम ग्रह को
सौर मंडल की सीमा से बाहर कर दिया। ठीक, तो इनका यह जो संकल्पना है जेम्स एंड जेफरीज का ज्वारी संकल्पना, यदि हम देखें तो आज वर्तमान समय में जो ग्रहों का क्रम है उसको समझाने में लगभग सटीक या खरा उतरता है। और दूसरी इनके संकल्पना की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे जैसे सिगार के या सूर्य में उभार आने के कारण से जो सिगार बाहर की ओर निकला, जैसे ग्रह बने उसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चों उपग्रहों का भी निर्माण हुआ है। अब वही प्रक्रिया ग्रहों के ऊपर लागू हुई और ग्रहों पे भी जो बड़ा वाला ग्रह था छोटे वाले में क्या किया, आकर्षित करके उनमें कुछ भाग खंडित कर दिया और वह कालांतर में चल करके उपग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। यह इनके सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषताएं हैं जेम्स एंड जेफरीज के ज्वारी संकल्पना की। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब हम आगे चल करके इन विद्वानों के संकल्पना का थोड़ा सा आलोचना भी कर लें। आगे चल करके विद्वानों ने रसेल आए या इनके बाद के जो विद्वान रहे, इन्होंने जेम्स एंड जेफरीज के इस ज्वारी संकल्पना की व्यापक पैमाने पे आलोचना भी की और जिसको हम लोग क्रमशः यहाँ पे देख सकते हैं। रसेल महोदय मानते हैं या जो आलोचक विद्वान है वो लोग मानते हैं कि सूर्य के मध्य भाग काफी गर्मावस्था में है। ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि सूर्य का जो मध्यवर्ती भाग है, हालांकि हम लोग पढ़े भी हैं, उसका जो टेम्परेचर है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उस अवस्था में, इतनी गर्म अवस्था में जो ग्रह है या जो सिगार निकलेगा, जैसा कि जेफरीज बताते हैं कि सिगार निकला था ऐसे सूर्य से, आकर्षण विशालकाय तारे के आकर्षण शक्तियों के कारण से वह ग्रह बनेंगे। यह जो धारणा है, विचारधारा है, थोड़ा सा भ्रमपूर्ण है, कल्पना पे आधारित लग रही है, यानी कि एक तर्क की कसौटी पे सटीक आपको नहीं दिखेगा। इस आधार पर आलोचना हो सकता है। दूसरी आलोचनाएं हम देखें तो तारों के आने का एकमात्र घटना यह कल्पना ही मानी जा सकती है। ऐसे तारे एक दूसरे के सन्निकट आएंगे, यानी कि सूर्य था, फिर विशालकाय तारा इसके नजदीक आया। यदि इस लॉजिक पे यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको लगेगा कि ये एक कल्पना मात्र है कि कैसे नजदीक आया, नजदीक लाने में कौन सी शक्तियां ने उस पर कार्य किया। ठीक, तो यह एक कल्पना सा लग रहा है जो कि भ्रामक है। तीसरा इनका जो विचारधारा है उस पर हम लोग आलोचना करके पे ध्यान देखें तो यह आलोचना हो सकता है कि इन्होंने बताया कि सबसे जो मध्य भाग है जो सिगार के रूप में निकला था वो क्या है, उथला हुआ है। इस आधार पे यदि आप ग्रहों के क्रम को देखें तो कुल 8 ग्रह हैं। मंगल जो है वह सबसे बीच में पड़ता है। मंगल ग्रह, यदि हम लोग इस संकल्पना को ध्यान में रखें तो मंगल ग्रह की जो स्थिति वो लगभग बीचों बीच में है और बृहस्पति की भी वही स्थिति है। तो दोनों ग्रहों का आकार लगभग बृहद होना चाहिए, जबकि ऐसा आपको सौरमंडल में वर्तमान स्थिति में ऐसा दिखाई नहीं देगा। दोनों में अंतर है। मंगल ग्रह बहुत छोटा है, लगभग पृथ्वी के समकक्ष है, जबकि बृहस्पति की आकृति बहुत ही बृहद है। इस स्थिति पे हम लोग इनके सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं और बच्चों सबसे अंतिम और ये कह सकते हैं कि सटीक आलोचना माना जाएगा वो यह है कि ब्रह्मांड में एक तारा दूसरे तारा से इतनी दूरी पर स्थित होता है कि लगभग उसके सन्निकट आने की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, या कल्पना करना थोड़ा सा चिंतनपूर्ण है। ऐसी संभावनाएं बहुत कम, ऐसी खगोलीय की घटना अभी तक देखने को नहीं मिली है कि किसी तारे से सन्निकट आने से कोई ऐसा उभार देखने को मिला है या कोई आपसी टकराव हुआ है। ठीक, तो इन 4-5 आधारों पे हम कह सकते हैं कि जेम्स एंड जेफरीज के द्वारा दिया गया जो ज्वारी संकल्पना है वह वर्तमान समय में तर्क की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। फिर भी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि द्वैतवादी सिद्धांत
कि यह पहले ऐसे विचारक और समर्थक थे जिन्होंने पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों के उत्पत्ति के संदर्भ में लगभग सटीक प्रमाण देने का प्रयास किया था। इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले दिन बच्चों हम लोग अगले वीडियोज में हम लोग द्वैतवादी संकल्पना के जो दूसरे विचारक हैं रसेल, उनकी संकल्पना पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज आप लोगों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई बच्चों, थैंक यू।